रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। ओके, चलो सही है। कल हमने जो है एंड किया था तकरीबन, ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर है वो कवर हो गया था। और उसके साथ साथ हमें जो चीजें अभी उससे आगे पढ़नी है, या उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन था, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। आपने ये देखा होगा अपने बुक्स के अंदर, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। तो ये किस तरह से जो है वो होता है, तो या आज मैं थोड़ा आपको इसका आइडिया दूंगा। सही है। उसके बाद कल जो हमने चीजें पढ़ी थी वो थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते जाएंगे हम। जो 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 चीजें बीच में आएंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कल कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये फार्मूला जो है हमने कल पढ़ा था। और इसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला मैंने आपको ये बताया था कल, और भी एक दूसरा फार्मूला था जो हमने मोलर स्पेसिफिक हीट का पढ़ा था। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखें, इस हिसाब से हमें ये जो है ना वो चीजें करनी है। और CV मैंने आपको बताई थी एक बात कि CV जो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जो CP होती है वो क्या होती है? एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कल वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि CP इज ग्रेटर देन CV। ये किस तरह से CP इज ग्रेटर देन CV, ये हमें किस तरह से जो है वो मालूम होगा। तो अगर मैं C का वैल्यू उठाऊं, ये वाली इक्वेशन में उठाऊं, तो C किस तरह से बनेगा? C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अब जब हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे, तो हमें हीट भी जो है होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेनी होगी। यानी कि अगर CV हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर ले रहे हैं, तो हमें जो स्पेसिफिक हीट है वो एट कांस्टेंट, सॉरी, अपना जो हीट है वो हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेनी होगी। और हीट का फार्मूला, अब देखें, डेल्टा क्यू वी। अब इसको यहाँ पर रखें, ये जो हीट वाला फार्मूला है ये आपको यहाँ रखना है। डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। अब एक चीज देखें, यहाँ पर डेल्टा क्यू वी है, यानी कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कल हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डेल्टा वी की चेंज कितनी आती है? जीरो, ठीक है। डेल्टा वी की चेंज कितनी आती है? जीरो। अब यहाँ पर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, तो डेल्टा डब्ल्यू का एक दूसरा फॉर्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। ये थोड़ा समझें, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले तो डेरिवेशन क्रैश क्रैश कोर्स में होती नहीं है, लेकिन ये काम की चीज है, इस वजह से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया, या इसमें कोई चीज रिपीट करने की जरूरत है ताकि मैं आगे चलूँ? C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। हमें CP और CV का रिलेशन निकालना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेसर है, यानी कि बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है। तो CV हमें निकालनी है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखें, CV जब हम निकालेंगे तो हमें जो हीट भी लेनी पड़ेगी वो एट कांस्टेंट, जो हमें हीट भी लेनी पड़ेगी वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम होनी चाहिए, डेल्टा क्यू वी। अब डेल्टा क्यू वी, यहाँ पर Q का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर डेल्टा यू रखा हमने और डेल्टा डब्ल्यू रखा। और डेल्टा क्यू वी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है, कल हमने पढ़ा था। कल हमने ये चीज पढ़ी थी जब मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट रखेंगे हम, पिस्टन वाली वही चीज, तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस था, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर इसको हम हीट देंगे तो इसका जो है वॉल्यूम वो फिक्स है, वो ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी और वर्क डन नहीं होगा। ये कौन सा प्रोसेस था? आइसोकोरिक प्रोसेस था। ये अगर चीज आपको याद है तो आपको मैंने बताया था कल, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता। उस पर जब मैंने आपको डिफरेंट चीजें बताई थी कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन नहीं होता, तो वो भी आपको आइसोकोरिक बोलना है, और बाकी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, हीट हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेनी है,
तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह क्या रखेंगे हम, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को नीचे रखें, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी अपॉन एन डेल्टा टी। सही है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब डेल्टा वी 0 है तो ये टर्म जो थी पूरी वो 0 हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। यानी कि सीवी का वैल्यू क्या आया, डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। ये किसका हमें वैल्यू मिला, सीवी का। ये चीज समझ आई सबको, ये चीज बताए तो सीपी पर चले हम, क्योंकि इसका और उसका कंपैरिजन है। फिर अगर मैं ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो भी समझ में नहीं आएगा। जिस जिसको समझ आ गया वो बता दे। समझ आ गया, ओके। सही है, अब देखें सीपी का वैल्यू। सीपी भी वही सेम रखनी है, यहाँ पर सीपी इज इक्वल टू, अब जब हीट रखेंगे हम तो वो भी हमें कांस्टेंट प्रेशर पर रखनी है। ठीक है, अपान क्या बनेगा, एन डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा जब आप हम डेफिनेशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है वो भी कांस्टेंट है, रेज बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट है। तो एन और डेल्टा टी ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर की जो चेंज होगी वो कांस्टेंट होगी, ये बात अपने अपने माइंड में रखनी है। अब सीपी का वैल्यू देखें, अब हमें क्या लेनी है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कल जो हमने पढ़ा था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाला कौन सा था, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक की जो इक्वेशन थी वो थी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये थी इक्वेशन आइसोबैरिक की। ठीक है, तो हमें जो है डेल्टा क्यू पी की जगह पर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी रखना है। ज्वाइन करें, ठीक है, तो डेल्टा क्यू की जगह पर हमें क्या रखना है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब यहां पर रखेंगे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, अपान में क्या रखेंगे, एन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीपी क्या मिला, सीपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी अपान एन डेल्टा टी। ये चीज समझ आई। अब सीपी का हमने वैल्यू मिला है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी अपान एन डेल्टा टी। अब जो चीज कांस्टेंट होती है, अब जो चीज कांस्टेंट होती है उसको जो है ना, आप जब उसको अपना रेशो और प्रोपोर्शनलिटी निकालते हो तो उसको आप छोड़ देते हो, जो चीज कांस्टेंट होती है। यहाँ पर देखें कि सीवी किसके साथ प्रोपोर्शनल है, सीवी इज प्रोपोर्शनल विद डेल्टा यू। सही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है और डेल्टा टी भी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी के अंदर कांस्टेंट चीजें हम नहीं रखते, यानी कि सीवी किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा यू के। और यहाँ पर सीपी देखें, सीपी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सीपी पूरा इसके प्रोपोर्शनल है, सीपी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और डेल्टा टी भी कांस्टेंट है। अब देखें सीवी अकेला जो है डेल्टा यू के साथ प्रोपोर्शनल है, और सीपी जो है डेल्टा यू और प्लस पी डेल्टा वी के साथ। तो अब खुद बताएं कि सीपी का वैल्यू ज्यादा होगा या सीवी का ज्यादा होगा। सपोज करेंगे इंटरनल एनर्जी है 5 जूल, ठीक है, और ये पी डेल्टा वी किसके बराबर है, वर्क के। अगर मैं यहाँ पर वर्क रख लूं, इंटरनल एनर्जी है 5 जूल और वर्क हुआ 2 जूल, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा और यहाँ पर 5 प्लस 2 दोनों आएंगी चीजें। तो जो है मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा, सीपी का। इसी वजह से हम बोलते हैं सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। अब ये चीज समझ आई, जिसको यहाँ तक कोई डाउट हो वो मुझसे पूछ ले या मैसेज करे, बताए, उसके बाद हम आगे चले। ये एक रिलेशन था जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनके वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से जो है ना मैंने इसमें टाइम लिया है सीपी इज ग्रेटर देन सीवी बताने के लिए। समझ आया, जिसको भी डाउट है या जिसको कोई इससे समझ में नहीं आया वो बताए। सीपी थोड़ा रिपीट करें, ओके करता हूँ। और किसी को जिसको क्लियर हो गया वो भी बता दे। और आज वाली जो क्लास है वो इंटरेक्टिव क्लास है, इसलिए अगर कोई भी चीज हो या एमसीक्यू हो तो वो आप जब मैं पूछूं तो आप अपना रिस्पॉन्ड करें। ऐसा ना हो कि कोई सोकर क्लास ले रहा हो, कोई किस तरह से आप मुझे बताते जाएंगे ना, तो मुझे भी जो है एमसीक्यूज वगैरह करवाने में जो है वो अपना
यानी कि अच्छा लगे कि एफर्ट डाल रहा हूँ, बच्चे बता रहे हैं ये चीजें, टाइप करते जाएं। अच्छा एक मरतबा दोबारा, ठीक है, मैं एक मरतबा बताता हूँ सबको, फिर आप बताएंगे जिसको समझ आया जिसको नहीं है। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये क्लियर कट चीज है जो मैंने आपको बताई थी, आपने याद करनी है, ठीक है। अब आप देखें कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये किस तरह से हमें प्रूफ करना है। अब सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जब हम सीवी का वैल्यू उठाएंगे तो सीवी बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी के, हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का कल हमने प्रोसेस पढ़ा था, वो कौन सा था, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वर्क जीरो होता है, क्योंकि वॉल्यूम की चेंज जीरो है तो वर्क जीरो होगा। तो डेल्टा क्यू की जगह हमें पता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू रखना है, तो हमने रखा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू क्या हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से जीरो हो गया, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी। एक चीज ये बची सीवी की। अब सीपी पर क्या है, सीपी पर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का जो प्रोसेस था वो था आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक की जो इक्वेशन है वो मैंने ऊपर लिखी है, ये है आइसोबैरिक की थर्मोडायनामिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे सीपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यूपी की जगह पर आपने ये कांस्टेंट प्रेशर वाली इक्वेशन रखनी है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये आपने ऊपर इक्वेशन रखी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब देखें नीचे जो है मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब हम देखेंगे तो हम इसको कंपेयर करेंगे। अब देखें सीपी जो सीवी है यहाँ पर, सीवी सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल है डेल्टा यू के साथ, या सीवी रिलेटेड है सिर्फ डेल्टा यू के साथ, और सीपी जो है वो रिलेटेड है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के साथ। तो ओवरऑल यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात ये है कि डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो ओवरऑल जो ऊपर वाला वैल्यू है वो बढ़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे वाला तो एन डेल्टा टी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ऊपर वाले वैल्यू में सिर्फ फर्क है, डेल्टा यू है सिर्फ यहाँ पर, और वहां पर क्या है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा आएगा जिस साइड पर वो लिखा हुआ है, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी के साथ ऐड है। तो ओवरऑल क्या चीज बनी कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। अभी समझ आई सबको, आई होप कि समझ आ गई होगी अभी। स्क्रीनशॉट बटन है, समझ आई, जिसको कोई प्रॉब्लम हो पूछ ले, तो फिर हम जो है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करें। अच्छा गुड, और किसी को, बाकी बच्चों को समझ आई। ओके ओके। सर जैसे हम सीवी वाली इक्वेशन में डालते हैं v को जीरो है तो इक्वल कर रहे हैं, तो आप सीवी वाली इक्वेशन में, क्योंकि बेटा सीवी वाली इक्वेशन, सीपी वाली इक्वेशन में वॉल्यूम जीरो नहीं होता। आपने, आप शायद कल की क्लास में थे या नहीं थे वो मुझे पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है तो वर्क डन जीरो नहीं होता, और आइसोबैरिक कंडीशन के अंदर वर्क डन होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। वॉल्यूम उसमें जीरो नहीं होगा, यहाँ जीरो नहीं रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे तो दोनों सेम आ जाएंगी। अभी क्लियर हुई चीज, पता नहीं किसने कुछ क्वेश्चन पूछा था वो हट गया अभी। ओके ओके। चैट बॉक्स एडा सार साइडा है ठीक है। वैसे ये चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन हम जो है वो अपना जल्दी जल्दी इसको करते जाएंगे, और मैंने जो है पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से आपको काफी चीजें जो है ना चैप्टर के अकॉर्डिंग बता दी हैं, और उससे जो है ना दो तीन चीजें आगे भी बता दी हैं कि जैसे कि मैंने हीट और टेम्परेचर का आपको डिफरेंस बताया, वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा वो हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले कि हीट ट्रांसफर के मेथड क्या है, कल मैंने हीट वाला बताया था लेकिन नहीं बताई थी, तो किसी ने मुझे मैसेज किया था पर्सनल पे कि अपना हीट के ट्रांसफर होने के मेथड कौन कौन से होते हैं। तो हीट के ट्रांसफर होने के तीन मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है अपना कंडक्शन, दूसरा होता है कन्विक्शन, और थर्ड होता है रेडिएशन। बस ये आप नाम याद कर लें, ये तो वैसे तो ये मैट्रिक की चीजें हैं लेकिन आएंगी नहीं इनसे, फिर भी आप अगर जनरली याद करना चाहें तो याद कर ले। पहला क्या होता है, कंडक्शन, कन्विक्शन, और तीसरा रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हम हमारे पास जो हीट पहुंचती है फ्रॉम सन टू अर्थ, ये पहुंचती है थ्रू रेडिएशन।
radiation does not require any medium for the transfer of heat. Radiation does not require any medium for its propagation. और कंडक्शन में किस तरह से होता है कि जो है एक चीज आप समझ लें, जिस तरह से एक रोड है सपोज, ठीक है, एक मेटल की रोड है, इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। अब अगर मैं इसको यहाँ से हीट करना स्टार्ट करूं, यानी कि इसको मैं यहाँ पर डेल्टा क्यू दूं, हीट दूं यहाँ पर, अब जब मैं इसको हीट दूंगा ये वाला मॉलिक्यूल एनर्जी लेगा, ये ऑसिलेट करेगा अपनी पोजीशन पर, फिर ये वाला इसको एनर्जी देगा, फिर ये वाला इसको, ऐसे ये पास करते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर हाथ रखूंगा थोड़ी देर के बाद तो मुझे यहाँ पर हॉटनेस फील होगी, यानी कि यहाँ पर गर्म होगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके गई है इसको बोलते हैं कंडक्शन। ये मोस्टली सॉलिड्स के अंदर होती है, ये दोनों सॉलिड्स के अंदर होती हैं और लिक्विड्स के, और ये जो है अपनी रेडिएशन ये यानी कि जनरली होती है अपना गैसेस और वैक्यूम के अंदर, ठीक है। लेकिन ये मैटर की चीजें आपके काम की नहीं, बस ये टाइप्स आप याद कर लो। अच्छा, और ये जो हवा चलती है ना, हवा, ये जो नॉर्मली आपने कभी पता नहीं सोचा या नहीं सोचा, नॉर्मली जब हवा चलती है ये किस तरह से होती है, ये कन्वेक्शन से चलती है, कॉन्वेक्शन। अच्छा मैं बताऊं तो आपको कैसे, ठीक है। नॉर्मली जो एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, सपोज करो उसके मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक। अब ठीक है, नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर प्रेजेंट है, सपोज करो ये, अब जैसे ही इनको हीट मिलती है ना, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता है। तो इनका प्रेशर सपोज करो कि बढ़ गया इस एक पोर्शन का, और यहाँ पर उससे कोई कुछ दूर, अगर यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर कम है, ये कोई दूसरा पार्ट है, सपोज करो ये एक एरिया है और यहाँ पर ये दूसरा एरिया है कोई, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम होने की वजह से प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो अच्छा, अभी जो विंड मूव करती है ना, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो हाई प्रेशर वाले जो है वो वेव यहाँ से अपना एयर लो प्रेशर के पास जाएगी। फिर जो है वो डिपेंड करता है, उसमें बाकी फैक्टर्स भी आते हैं, अपना क्लाइमेटिक चेंज भी आता है, मून ये वो ये चीजें। लेकिन इसके कन्वेक्शन के हिसाब से वो किस तरह से है कि जब सन इस पर पड़ता है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो आसपास वाली एयर होगी, और जहाँ कम होगी टेम्परेचर, जहाँ कम होगा प्रेशर कम होगा, वहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है एयर मूव करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से विंड ब्लो करती है। इसका क्वेश्चन को इस तरह से बोलते हैं, व्हाई डज द विंड ब्लो। तो विंड ब्लो जो करती है वो कन्वेक्शन की वजह से करती है, ठीक है। बाकी इतना कोई इसको खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको मजीद ये अपना आगे बताता जाऊंगा इसकी, जो अगर इम्पोर्टेंट कुछ होगा तो। अच्छा, बाकी का हमने कल ग्राफ पढ़े थे, तो कल जो हमने ग्राफ पढ़े थे, तो आज जो है वो उनको थोड़ा मजीद देखते हैं। तो अ, देखें यहाँ पर टीवी, सही है। अच्छा, ये वर्क डन किसमें मैक्सिमम होता है, आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो होता है ना ये थर्मोडायनामिक्स के अंदर, वो ये होता है कि वर्क डन मैक्सिमम कौन से प्रोसेस के अंदर होता है। आइसोबैरिक के अंदर होगा, आइसोकोरिक के अंदर होगा, या अपना एडियाबेटिक के अंदर होगा। तो कुछ भी बच्चों का आंसर होता है एडियाबेटिक, कुछ का बच्चों का आंसर होता है आइसोबैरिक। तो अगर किसी को पता हो तो वो मुझे बताए, तो फिर मैं ये चीज बताऊं आप सबको। आइसोथर्मल नहीं, आइसोथर्मल में बताता हूँ जब, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइसोथर्मल नहीं होगा। वर्क डन इज मैक्सिमम इन एडियाबेटिक। चलो ठीक है, बताओ बताओ, फिर मैं बताता हूँ। वर्क डन इज मैक्सिमम इन विच प्रोसेस, इन विच प्रोसेस, थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर लूँ, ये है पीवी, और
ए बी सी। अच्छा मुझे बताएंगे ये इसमें ए वाला जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस थर्मोडायनामिकल प्रोसेस को, इस इस पार्ट के अंदर। आइसोबैरिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सीलेंट। आइसोबैरिक एक्सपांशन, एक्सपांशन के अंदर आइसोबैरिक, उल्टा तो नहीं बताया? नहीं, पीसीए से दो करी दे रहा हूं, मतलब स्टेट पड़ा फिर चार्ज में गाड़ी चली। पानी दे, पीसीए से दो कर। अच्छा अभी ये बताएंगे ए जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइसोकोरिक, एक बच्चे ने कहा है आइसोकोरिक, आइसोबेरिक। अच्छा बाकी बताएं, बाकी जो बच्चे सो रहे हैं वो बताएं। जिन्होंने जिन्होंने कहा है कि आइसोबेरिक कांस्टेंट है वो सब एक्यूरेट है ना? ठीक है, तो ये ए रिप्रेजेंट करता है आइसोबेरिक। ए, ए क्या है? आइसोबेरिक, इस वाले ग्राफ के अंदर। अच्छा मुझे बताएंगे एक्सपांशन किस में हो रही है और कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रही है? एक्सपांशन किस में ग्राफ में हो रही है? एक ये वाला ग्राफ है ए और ये वाला ग्राफ है बी। एक्सपांशन किस में हो रही है और कंप्रेशन किस में हो रही है, ये मुझे बताएं। ए मीन कंप्रेशन, बी एक्सपांशन है। बाकी बच्चे बताएं। बी में कंप्रेशन, बी में कंप्रेशन सही है। ए में एक्सपांशन, ए में एक्सपांशन ठीक है। ये वाला ग्राफ है, आप देखें ना, ये वाला क्या है? एक्सपेंशन है ना? ये मैंने एरो लगाया है, ये अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पर भी तो एरो लगे हैं, ये सीधा एरो लगाया है मैंने बैकवर्ड, बैकवर्ड एरो है, तो इस डायरेक्शन में क्या चीज है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या पीछे जा रहा है? वॉल्यूम पीछे जा रहा है तो क्या होगी? कंप्रेशन। और यहाँ पर देखें, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, ये दोनों ग्राफ नीचे आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे ना हो कि आप ये भी बोलेंगे कि ये भी नीचे आ रहे हैं, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहे, ये तो मैंने एरो लगाया है ऊपर का, तो ये ऊपर जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये कंप्रेशन होगी। वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है और प्रेशर भी, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि पीवी का रिलेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर अगर बढ़ता है तो अपना वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर जो है वर्क डन मैंने मैक्सिमम पूछा है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि वर्क डन मैक्सिमम
किस प्रोसेस में होगा, तो आपने बताना है। सबसे पहले उससे पूछना है कि वर्क डन मैक्सिमम आप अपना पूछ रहे हो एक्सपांशन के अंदर या कॉम्प्रेशन के अंदर, क्योंकि कॉम्प्रेशन में वर्क डन अलग आता है और एक्सपांशन में वर्क डन अलग आता है। सही है। तो किस तरह से कि पीवी जो वर्क होता है उसे वो हम जाहिर करते हैं, जो पीवी डायग्राम है ना, पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ एरिया ऑफ पीवी डायग्राम इक्वल्स टू वर्क। पीवी डायग्राम की जो एरिया होती है वो वर्क के बराबर होती है। ठीक है। और जो भी ग्राफ आपको गिवन हो उसके नीचे जो भी एरिया आएगी, जितनी एरिया आएगी वो उस वर्क के बराबर है। तो आपने देखना है कि किस ग्राफ के नीचे सबसे ज्यादा एरिया आ रही है, उसका वर्क डन ज्यादा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सीधी सीधी लाइन जो ए वाली है, ये सीधी लाइन मैं अगर यहाँ पर बनाऊं, अगर सीधी लाइन किसके साथ है, प्रेशर के साथ, यहाँ पर पी रखूं, यहाँ पर भी, तो ये सीधी लाइन किसको जाहिर करती है, ये किसको जाहिर करती है, ये आइसोबैरिक। इसके नीचे कोई एरिया नहीं आता। जब लाइन सीधी हो तो उसके नीचे कोई एरिया नहीं आता, तो इसको आप छोड़ देंगे, बाकी चीजों को देखेंगे। अब सी और डी, आपको ये कैसे पता चलेगा कि एडियाबेटिक का ग्राफ, ये अपनी लाइन कौन सी है और आइसोथर्म की लाइन कौन सी है। कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर याद हो तो, मैंने बोला था कि एडियाबेटिक जो होगा वो रैपिड होगा। तो यहाँ पर देखें, जो भी जल्दी से जिसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, जल्दी से, वो जो होगा एडियाबेटिक होगा। क्योंकि एडियाबेटिक के अंदर वॉल्यूम हम जल्दी से पिस्टन को उठाकर ऊपर कर देते हैं या नीचे कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च हो जाती है, या इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है। तो स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप डी का ज्यादा है यहाँ पर। स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप सी का ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है। स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसकी उसका वर्क डन मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो ए है, ए कौन सा है, आइसोबेरिक। ये मैंने जब आपसे पूछा पहला सवाल, ए कौन सा है, आइसोबेरिक। तो इसके नीचे जो एरिया आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। यहाँ पर ए के नीचे ज्यादा से ज्यादा एरिया आ रहा है, और वहां पर क्या है, सी के नीचे ज्यादा से ज्यादा एरिया आ रहा है। ठीक है। तो सी एक्सपांशन के अंदर एडियाबेटिक और कंप्रेशन के अंदर आइसोबेरिक, इनका वर्क सबसे ज्यादा होता है। अब देखें उसके बाद किसका होगा, उसके बाद यहाँ पर सी है। ठीक है। और उसके नीचे ही हमने क्या बनाया, डी। तो उसके बाद क्या होगा, आइसोथर्म। और उसके बाद एडियाबेटिक। सही है। ये चीज समझ आई सबको। हिकिड़ो मिनट हिते हिकिड़ी आखिर लास्ट पॉइंट लिख ले, पोइ स्क्रीनशॉट वठिंगे। और यहाँ पर देखें, ये सी वाला ग्राफ किसका है, एडियाबेटिक का। उसके नीचे कौन सा ग्राफ है, डी वाला। डी वाला किसका है, आइसोथर्म, आइसोथर्म। और ये लास्ट वाला जो नीचे है सीधा सीधा, ये प्रेशर का है, सॉरी अपना ये आइसोबेरिक है। आइसोबेरिक क्योंकि इसमें प्रेशर ना ऊपर ऊपर जाने से प्रेशर बढ़ेगा, तो ये यहाँ पर लाइन ऊपर नहीं जा रही। ये वाली लाइन तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो ए वाली लाइन है कि एरिया जो ए के नीचे होगा वहां पर कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि ए सीधी लाइन है और सीधी लाइन के नीचे कोई एरिया नहीं आ रहा। एरिया तभी आएगा जब लाइन ए से या इस तरह से हो। तो इस लाइन के पहली लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया है। ठीक है। दूसरी लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है वो इतना है ज्यादा। ठीक है। और तीसरी लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है वो सबसे ज्यादा है। तो आप इस तरह से वर्क को निकालेंगे जब आपको ग्राफ गिवन हो। लेकिन ये तीनों चीजें आपने याद करनी है। अब इसको मैं समराइज करके नीचे लिख देता हूँ। पहले आप ये बताएंगे आपको ये वाली बात समझ आई है, वर्क वाली। उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इन चीजों पर। ये चीज सबको क्लियर हुई, क्लियर हुई ये चीज, हो गई।
हो गई। मैंने जो स्क्रीनशॉट वो टीचर। अच्छा, अगर फिर भी किसी को कोई चीज समझ नहीं आती तो वो अपना पूछ सकता है मुझे। मैं पिक्चर करी हूँ ना, पिक्चर करी। अच्छा, स्लोप आपने समझ लेना है, जिसका स्लोप ज्यादा वर्क डन ज्यादा। स्लोप ज्यादा वर्क डन ज्यादा, ये चीज आपने याद करनी है। और स्लोप किस तरह से होता है? स्लोप, अच्छा, नॉर्मल इंग्लिश के अंदर स्लोप बोला जाता है जैसे कोई जैसे इंक्लाइंड हो, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं बनाऊं एक चीज, इसको मैं जाहिर करूं ए से, और यहाँ पर ये मैंने बताई बनाई दूसरी लाइन, इसको मैं जाहिर किया बी से। इसलिए स्लोप किसका ज्यादा है, ए का या बी का? चलिए मुझे ये बताएं। अच्छा, बी के अंदर जो आइसोथर्म वाली लाइन है वो सी है, उसके नीचे ये अपना एडियाबैटिक है, क्योंकि एडियाबैटिक एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, सी का ना स्लोप ज्यादा नहीं है। हाँ, अब देखिए ये चीज आपको समझ आ रही है ना कि बी का जो स्लोप है वो ज्यादा है, जो चीज ज्यादा है इनका है, उसका स्लोप ज्यादा। अब इसी तरह से जब आइसोथर्म और आइसो एडियाबेटिक होता है ना, तो उसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। तो यही चीज मैं समझाने के लिए, अभी पहले सवाल आया फिर मैं ये उसको समझाने के लिए ये चीज बता रहा था, लेकिन फिर दोबारा से सवाल आ गया। अभी देखें, जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि एडियाबेटिक का कौन सा ग्राफ है और आइसोथर्म का, तो उन्हें कैसे मालूम करना है? ठीक है, अगर देखें यहाँ पर, अगर देखें अगर के फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम रैपिडली बढ़ा है, ठीक है, वॉल्यूम रैपिडली बढ़ा है, और दूसरा है कि स्लोप इसका, इसको मैंने जाहिर किया सपोज कि ये पी और ये वी, ठीक है। यहाँ पर सी वाला हमने बनाया था एडियाबेटिक का, ये कौन सा था? एक्सपांशन, एक्सपांशन, ठीक है। सही है। अब देखें, इसका स्लोप जो है वो, इसमें से क्या स्लोप ज्यादा का या बी का? ए और बी, इसका स्लोप जो ज्यादा इंक्लाइंड होगा, ऊपर की तरफ होगा, उसका स्लोप ज्यादा। तो यहाँ पर जो ज्यादा इंक्लाइंड है वो कौन सा है? बी। और जो कम इंक्लाइंड है उसका अपना वो कौन सा है? ए। सही है, ऐसे मैं जनरली बता रहा हूँ आपको। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो आइसोथर्म का ग्राफ होगा, और जिसका स्लोप कम होगा वो आइसो वो अपना एडियाबेटिक। जिसका अपना स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा, तो एडियाबेटिक, ये लिख लिया बस अपने पास। स्लोप कम, तो वो आइसो थर्म। इनके और ग्राफ्स में आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। मैंने जो स्क्रीनशॉट कटी थी लास्ट में मोकलिया बहन, अगर नोट्स मोकले दिन नंबर में लिखा नहीं बेटा ग्राफ मैंने लास्ट वाले, ठीक है। सही है। तो अब प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज और ग्राफ्स में लाया हूँ, जो आज मैं आपसे थोड़ा पूछूंगा और बताऊंगा भी, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? आज वाला लेक्चर जो है ना वो थोड़ा ऐसा है कि मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चीज समझ आई, इस वजह से आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता जाता हूँ चीजें। जिसको जहां पर भी कोई चीज समझ में ना आए वो मुझसे पूछ सकता है। ओके, वो ले सवेरे वहां तो
अच्छा, और एक चीज याद कर लें, अगर ग्राफ जैसे कि पीवी डायग्राम हो ना, पीवी डायग्राम, इन पीवी डायग्राम फॉर क्लॉकवाइज शेप वर्क पॉजिटिव, फॉर एंटी क्लॉकवाइज वर्क नेगेटिव। अगर पीवी डायग्राम आपको गिवन हो, ये जैसे इस तरह से, और इस पर मैं अपना एक शेप बनाऊं स्क्वायर की या अपना ट्रायंगल की, और ये मैंने बनाई है क्लॉकवाइज, क्योंकि ये यहाँ जा रहा है, फिर इसके ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो इसकी मोशन किस तरह से हो रही है, इस तरह से, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब जो कोई चीज घूमेगी तो उसका वर्क क्या होगा, उसका वर्क नेगेटिव होगा। ये आपने चीज याद रखनी है, ये याद करने के पॉइंट है। ये सवाल आ चुके हैं, उसके बाद इस पर मैं आपको सवाल करवाऊंगा। और अगर क्लॉकवाइज होगा तो अब ये किस तरह से होगा, अगर कोई पूछे तो मैं उसे व्हाट्सएप पर बता दूंगा, क्योंकि अभी इसमें जो है ना टाइम ज्यादा लगेगा अगर मैं ये चीज बताऊंगा तो। ये पी और वी, और अगर दूसरी कोई चीज ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रही हो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यानी कि देखेंगे इस तरह से घूम रही है, इस तरह से, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया जो इसका बराबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि एरिया, एरिया से आपको क्या मिलता है, वर्क मिलता है, तो इसका वर्क कितना मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि फॉर क्लॉकवाइज शेप, अगर कोई शेप क्लॉकवाइज गिवन है आपको तो वर्क पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज गिवन हो तो वर्क नेगेटिव। ये बात याद रख ले सब, सही है। समझ आई ये वाली बात, ये याद करने की बात है, वैसे समझने वाला तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर किसी को समझना हो तो वो मैं बता दूंगा। जो चीजें बस मैं जो चीजें मैं बताता जाऊं कि याद कर लो, वो चीजें आपने याद कर लेनी है। और उस पर जब सवाल आएंगे या एमसीक्यूज आएंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज मैंने आपको बोली थी कि ये आप याद रखें, और अभी इस पर जो है क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस तरह से होता जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सही है। अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मुझे बता दें, सब क्लियर हुआ सबको। अब इन चीजों पर जो आज हमने डिस्कस किया, कल डिस्कस की थी, उन पर सवाल किस तरह से आते हैं, आज अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन, ये शेप जो मैंने बनाई है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और डायग्राम कौन सा है, पीवी डायग्राम। पहले ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, फिर वापसी आ रहा है, यानी कि एक साइक्लिक ग्राफ है। अब इसमें सवाल है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वर्क और अपना हीट दिए हुए हैं। अगर डेल्टा डब्ल्यू जो है 50 जूल है, और हीट जो है अपनी 20 जूल है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी। सवाल समझ आया सबको, कि पास्ट के अंदर ऐसे सवाल आए हैं।
पास्ट पेपर्स। सवाल समझ आया? मैं सवाल रिपीट करूं? सवाल ये है कि अगर कोई जो है ए से बॉडी, यानी कि अपना वो मोशन वाले में चला गया इसमें चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर समझे, ए से हम बी की तरफ गए, फिर बी से सी की तरफ गए, फिर वापसी जाकर हम ए की तरफ आए, तो मोशन कौन सी हुई? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर ए से बी तक और बी से सी तक जाने में वर्क लगा है 50 जूल, और इंटर अपना हीट जो है हमने दी है वो 20 जूल है, तो इंटरनल एनर्जी बताओ कितनी होगी? तो ये फाइंड करें सब। एक ये है और दूसरा एक प्रॉब्लम ये वाला, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ और आपने बताना है ये पहले, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। अच्छा, गिरते नहीं कि रोक, सॉरी, स्लो स्लो। 30 जूल, 30 जूल, 30 जूल। तो बाकी भी बताएं। इसमें जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, वो आपने यूज नहीं किया। हाँ, एक बच्चे ने अभी सही जवाब दिया है। अच्छा, अब जिन्होंने 30 बताया है वो सुने थोड़ा। आपने फॉर्मूला सही लगाया है, ठीक है, लेकिन आपने एक गलती कर दी है, ये 30 वाला गलत होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने वर्क तो लिखा है खुद के 50 है, ये मैंने डेटा दी है आपको, और वर्क के ऊपर मैंने क्या लिखा है कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, शेप क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने अभी बताया एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि अगर ये 50 है तो ये -50 जूल होगा। अब इसके बाद आपने सॉल्व करना है। अब वो किस तरह से करना है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। आपने डेल्टा यू निकालनी है, तो प्लस डेल्टा डब्ल्यू को इधर लेके आएंगे, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। आपने डेल्टा यू निकालनी है। अब वैल्यूज पुट करें। हीट कितनी गिवन है? हीट 20, तो 20 रखा, माइनस दिया। अब वर्क कितना है? वर्क है -50 जूल, तो ये वाला फार्मूले का माइनस, और इस ब्रैकेट के अंदर 50, तो ये डेल्टा यू माइनस फार्मूले का, और ब्रैकेट के अंदर वर्क वाला माइनस जो 50 गिवन है, तो -50, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये 20 प्लस 50 इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये हो गया 70 जूल इंटरनल एनर्जी। ये समझ में आया? ये जिसको समझ में नहीं आया वो बताए, मैं रिपीट करूं? जिसको समझ में नहीं है, डन। बाकी तो पूरा मैथमेटिकल है, बस ऊपर बेसिक चीज ये थी कि क्लॉकवाइज दिया मैंने, सही है? क्लियर क्लियर, अच्छा चलो शुक्र है, ये तो समझ में आया आप लोगों को। पानी में खींचे जाओ ना। अच्छा, ये वाला समझ आ रहा है आपको? ए के अंदर जो ग्राफ है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक ए वाला ग्राफ जो है ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और बी वाला जो ग्राफ है वो किस तरह से घूम रहा है? क्लॉकवाइज, सही है। तो अब वर्क डन जो होगा, वर्क डन बोलूं, एरिया बोलूं, एरिया ऑफ पीवी, ठीक है, या एरिया अंडर कर्व, सेम क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। पॉजिटिव, एक लड़के ने बताया पॉजिटिव।
बाकी बताएं इसका वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। डायग्राम है पीवी, थोड़ा सोचें सोचें, इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। पॉजिटिव, गुड गुड, ठीक है। अब ये किस तरह से होगा, एरिया का जो ग्राफ है, सॉरी ए का जो ग्राफ है उसके अंदर एरिया कितनी आ रही है, ये वाली, और बी का जो ग्राफ है उसके अंदर एरिया कितनी आ रही है, ये वाली। तो अब देखें एरिया किसकी ज्यादा है, एरिया बी की ज्यादा है। तो अब देखें ए वाला वर्क कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला तो होगा नेगेटिव, और बी वाला क्लॉकवाइज है तो इसका वर्क कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखें क्लॉकवाइज भी है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब आपने सोचना है कि ये होगा कौन सा, नेगेटिव वाला होगा या पॉजिटिव वाला। तो मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द कर्व, पीवी डायग्राम के अंदर जिसकी एरिया ज्यादा होगी उसका वर्क ज्यादा है। सपोज करो इसका कुछ हिस्सा नेगेटिव है, वो पॉजिटिव में से हम निकाल लेंगे, पॉजिटिव वाला ज्यादा वैल्यू है, फिर जो ओवरऑल वैल्यू बचेगा वो पॉजिटिव होगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव। ये बात क्लियर हुई सबको, तो समझ में आया? ये बात क्लियर हुई ना, स्क्रीनशॉट बटन, स्क्रीनशॉट बढ़ता ही, अरे बारह ही आंसर था ना मैं, पानी पियो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर वर्क की वैल्यू क्या होगी, एक आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, इसके अंदर एक शेप है और आपसे वर्क पूछा है, आपको प्रेशर भी गिवन है 100 एटीएम इस पॉइंट पर, 200 एटीएम इस पॉइंट पर, वॉल्यूम 100 डेसीमीटर क्यूब इस पॉइंट पर, और 300 इस पॉइंट पर। तो बताएंगे वर्क कितना होगा, आप लोग सॉल्व करें या मैं करूं। इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक वर्कशीट भेजता हूँ कि वो सबने सॉल्व करनी है, कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। और अगर उसमें से कोई जो भी मैंने चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है, करते हैं वो जितना भी आएगा, सही है। अब देखें वर्क किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर
कर्व या एरिया ऑफ पीवी उसके बराबर होता है वर्क। तो वर्क यहाँ पर किसके बराबर, अच्छा ये शेप कौन सी है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो कौन सा कितना होता है, बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, ये एरिया इसका होता है स्क्वायर का। सही है। अब देखें यहाँ पर कितना है 100 और यहाँ कितना है 200। पहले तो देखें बेस में कौन सी चीज है, बेस में क्या है वॉल्यूम, तो यहाँ पर लिखें वॉल्यूम। और यहाँ कितना है हाइट में कौन सी चीज है प्रेशर, तो ये ओवरऑल बन जाएगा पी डेल्टा वी। सही है। अब पी देखें कहाँ से कितना गिवन है, पी जो है 100 से 200 है, यानी कि पी की अपना प्रेशर की चेंज कितनी होगी 100। प्रेशर कितना है 100 एटीएम से 200 एटीएम, तो चेंज कितना हुआ 100। तो यहाँ पर आप रखेंगे 100 इंटर डेल्टा वी। अब डेल्टा वी कहाँ से स्टार्ट है 100 से, और वो कहाँ तक गया है 300, तो वॉल्यूम की चेंज कितनी होगी 200। सही है। तो इस 100 और 200 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 20 किलो जूल बोल दो आप या 20,000 बोल दो जूल, ये आंसर आएगा। जो ऑप्शंस में देखे थे उसमें 20 किलो जूल है इज द राइट आंसर। अगर ये वाले प्रॉब्लम आप कर सकते हो तो एंट्री में इससे ज्यादा कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं आएगा। हो सकता है दें लेकिन इतना इससे ज्यादा नहीं देंगे, वर्क पॉजिटिव नेगेटिव ग्राफ वाले क्वेश्चन, इससे ज्यादा कोई और चीज मुश्किल नहीं आएगी। तो ये क्लियर हुआ ये। 106 ने ये बात सही बताई थी, ये सब जवाब सही बताया था 20,000 गुड। इन्हें कड़ी देखो ना फोटो। अच्छा और एक सवाल है, टीवी डायग्राम हो, ठीक है, ठीक है, वर्क नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर ये है बराबर T1 के, और ये बराबर है T2 के, और ये बराबर है T3 के, सही है, तो टेम्परेचर जो है किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। अगर मैं ऑप्शन ए लिखूं T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ऑप्शन बी T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है, ऑप्शन सी T3 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T2, ऑप्शन डी T1 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए। बाकी बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, हाँ सही है गुड। अब देखें हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये चीज हमने पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जो T1 वाला ग्राफ है ना, इसमें देखिए ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, ये यहाँ तक आया है, और उसके बाद T2 यहाँ तक आया है तकरीबन, यानी कि ये कितना है T1, और ये वाला कितना है T2, और ये वाला कितना है T3। तो अब आप खुद देखें जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो टेम्परेचर ज्यादा ले रहा होगा, और जिसका वॉल्यूम उसके उसके बाद कम होगा फिर वो T2, और उसके बाद T3। तो यानी कि रेशो कौन सा बना T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, तो ए ऑप्शन इज दी आंसर। सही है, ये चीज समझ आई। अच्छा और एक ग्राफ, ग्राफ को मैं घुमा सकता हूँ। अच्छा ये क्या बनेगा ये ग्राफ, अगर मैं लिखूं यहाँ पर लिखूं मैं वॉल्यूम,
यहाँ पर मैं लिखूं v, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? ऑप्शन ए, स्ट्रेट लाइन। और या मैं ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करूँ पीवी से, तो ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी, या ऑप्शन हाइपरबोलिक, ऑप्शन सी सर्किल, ऑप्शन डी कैन बी एनी। अगर मैं पीवी का ग्राफ बनाऊं, चलो सही है, और भी बताएं बाकी। बाबा इसका क्या बनेगा पीवी का? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, गुड। और एक्स एक्सिस में क्या है? वॉल्यूम। तो ये पीवी स्ट्रेट लाइन है। अगर कोई आपसे रीजन पूछे, सिंपल आपने पढ़ा है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये हमने चीज की हुई है, गुड गुड बाबा। अब देखें, पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के साथ। तो जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो क्या रखते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट रखते हैं तो कांस्टेंट के अपान में क्या चला जाता है? वी। पीवी को इधर ले आएंगे तो पीवी बराबर किसके होगा? कांस्टेंट के। तो यहाँ पर क्या है? ये पीवी है, और पीवी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि पीवी जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो वाई एक्सिस में हो रहा है। तो यानी इसको एक्स एक्सिस में हमें रखना है, क्योंकि पीवी का वैल्यू कांस्टेंट है। सही है। ये कहीं भी आपको गिवन हो ये ऐसे ही बनेगा। अगर ये इस तरह से हो, यहाँ पर भले अगर सपोज मैं यहाँ पर पीवी रख दूं और यहाँ प्रेशर रखूं, फिर भी ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ आ रही है चीज? ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। पीवी, पीवी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मैं प्रेशर रखूं यहाँ पर अपना पीवी रखूं, तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। सही है। अच्छा, और एक सवाल है कि अगर 1 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade is changed to equivalent amount of liquid. Find temperature of liquid. लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? ऑप्शन ए टेम्परेचर इंक्रीज, ऑप्शन बी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन सी टेम्परेचर इक्वल, ऑप्शन डी में इंक्रीज में डिक्रीज। में इंक्रीज और डिक्रीज मैंने 2 बार लिख दिया, में इंक्रीज और डिक्रीज। इसका क्या होगा? अगर 1 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये देखिए गैस अपना आइस कितनी है? 1 ग्राम, और टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वो चेंज हुई है इक्विवेलेंट, यानी कि जितनी आइस थी वैसे ही, यानी कि अगर वॉल्यूम के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड लिक्विड के अंदर चली गई। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का टेम्परेचर आपने बताना है कितना होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर इक्वल रहेगा, या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है? टी इक्वल। बाकी भी बताएं। इंक्रीज, अबे बाबा कैसे होगा इंक्रीज? तो समझे मुझे, तो समझ आएगी समझे में? हाँ।
ठीक है। अब एक चीज याद रख ले, इस सवाल के अंदर हल करने के लिए ऐसे अगर कोई और सवाल मिलते जुलते हों तो उसके लिए आप एक हिंट याद कर लें कि स्टेट चेंज करने से, स्टेट तो आपने पढ़ी है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट चेंज करने से, स्टेट को अगर हम चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। स्टेट के चेंज करने से सॉलिड के सॉलिड को आप लिक्विड में, आइस क्या होती है, सॉलिड, सॉलिड को आप लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, इससे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, आप देखो। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, सपोज करो कि ये आइस है 1 ग्राम, इसको अगर मैं हीट दे रहा हूँ ना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट पता नहीं आपको पता है कि नहीं। अगर मैं इसको हीट दूंगा तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं तभी ये सॉलिड के अंदर है, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। वो जब अपनी पोजीशंस पर वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जब एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो क्या होगा कि आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये, जब तक पूरी आइस अपना मेल्ट नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इससे सेपरेट होगा, ये मॉलिक्यूल इससे सेपरेट, इससे सेपरेट, जितने मॉलिक्यूल्स है, जब तक पूरी की पूरी आइस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाती, अगर एक बार कन्वर्ट हो गई, पूरा लिक्विड बन गया, अब इसको आप मजीद हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अदरवाइज स्टेट चेंज करने से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। वो किस लिए, कि जब आप उसको हीट करते हो तो पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है वो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अलग करने में जो है चली जाती है, उसको राइज नहीं होने देती। सही है, ये बात समझ आई आपको, कि जो पूरी पूरी आप हीट आइस को देंगे, वो क्या करेगी, आइस अपने अंदर लेगी और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके प्रेजेंट है वो तोड़ने में लगा देगी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। समझ आई ये वाली बात? क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं, ये किसका अपना ग्राफ है, वेलोसिटी, सॉरी अपना वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं। ये मैं लिखूं P1, P2, P3। ऑप्शन ए, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। ऑप्शन बी, P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। ऑप्शन सी, P2 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P1। ऑप्शन डी, P1 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2। इसका कौन सा होगा? अच्छा, ये ग्राफ इस वजह से मैंने दिया है क्योंकि कुछ जो अपने आपके टेक्स्ट बुक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो सिंध सिंध का सिंध टेक्स्ट बुक का बुक है, उसके अंदर ये लास्ट कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स, पी पी इज ग्रेटर देन ऑल, बी, बी ऑप्शन, हाँ गुड गुड। आज वाले तकरीबन क्वेश्चन आपने खुद ही बताए। मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, लेकिन मुझे लग रहे थे आप लोग होशियार हो। सही है, माशाल्लाह। P3 जो है ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। अच्छा, ये आपने देखना किस तरह से, कि आप देखें, जो सेम तरीका मैंने आपको पहले बताया, P3 जो है यहाँ तक आ रहा है और टेम्परेचर, अगर यहाँ लिखें आप P3 और यहाँ से देखें P2 और यहाँ से देखें, हल्की ये लाइट ऑन करते, अरे सदी तो ना ऑफ कर, हाँ, सही। और यहाँ पर देखें P1। तो अब जो टेम्परेचर के करीब करीब होगा, यानी कि वो ज्यादा टेम्परेचर पर होगा, तो P3 सबसे ग्रेटर देन P2 और उसके बाद P1। अब जिसको समझ नहीं आया वो बता दे, जो लास्ट है इस वक्त। इसके मैं एक दो वर्कशीट्स आपको भेज देता हूँ, फिर वो आप सॉल्व करना, ठीक है? अभी किसी ने कहा कि प्रैक्टिस के लिए हमें भी ऐसे भेज दें, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जो चीज आपने अभी, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, नहीं, नक्कर
ठीक है, अभी हमारा जो चैप्टर ये थर्मोडायनामिक्स वाला अपना कंप्लीट हो गया और उसके साथ-साथ आपको ये मैं वर्कशीट भेज दूँगा 1-2 आपने वो एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व करने हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के अंदर फिर वो अपना सेकंड लॉ से रिलेटेड हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो जो भली सिलेबस के अंदर ना हो, तो वो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं, डेढ़ घंटे आपकी यहाँ क्लास चली है। आज वाला लेक्चर और ये कल वाला लेक्चर अभी मैं जो कल लेक्चर हुआ था उसका लिंक आपको भेज दूँगा। कल और आज वाले लेक्चर की तकरीबन रात को देर तक या सुबह तक मैं लिंक आपको सेंड कर दूँगा। जिसको जहाँ पर भी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। अभी तक क्लियर हुआ? और किसी को कोई प्रॉब्लम हो या डाउट हो या आज के लिए कोई सजेशन कल जो है ना लाइट वो बहुत ज़्यादा थी रूम के अंदर इस वज़ह से जो है बोर्ड ज़्यादा ब्राइट हो रहा था। आई होप कि आज सही होगा। आज बोर्ड क्लियर था या आज भी मसला कर रहा था किसी के साथ? आज बोर्ड क्लियर था? ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल मज़ीद डिस्कस करेंगे। अच्छा, किसी को अगर और भी प्रॉब्लम हो, जो सॉल्व करना चाहे तो वो मुझे भेज दे, मैं उसे सॉल्यूशन भेज दूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं है ऐसी। आप सेंड कर देना, भले रात को या दिन को किसी भी टाइम आप भेज दें, फिर मैं जब फ्री होऊँगा तो आपको सेंड कर दूँगा उनके सॉल्यूशन। ठीक है? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आज की हम क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम, बाय बाय।